तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि हमारा जो प्रोग्राम है हौसलों की उड़ान, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको उन सभी लोगों से रूबरू करवाएंगे जिनकी दृढ़ निश्चयता के कारण उन्होंने अपने शिखर को चूमा। तो जैसे कल पूरे देश में एक स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उसी तरह आज उस शुभ अवसर पे हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट संजय सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में, और हमारे साथ है हेमा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं हमारे साहित्य टाइम्स चैनल पे। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि कमांडेंट संजय सिंह जी ने उन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल ढोरी से की और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी से की, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसे हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि संजय जी का जो सकारात्मक सोच के कारण आज हमारा देश सुरक्षित है। तो साहित्य टाइम्स की पूरी टीम सबसे पहले आपको सलाम करती है। तो मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से इनका जो सोच है, इनका जो जिस तरीके से इनका जो कर्म है, जो आप जिस तरीके से हमारे देश को सुरक्षा देते हैं, और इन्होंने तकरीबन 350 स्कूलों में काउंसलिंग किया है, मतलब उन बच्चों को जिस तरीके से मदद करते हैं, उनमें जोश जज्बा जुनून से उन्हें और उत्साहित करते हैं कि वो अपने किसी भी कंपटीशन हो या कोई परीक्षा हो, उसमें किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करे, बच्चों को बहुत मदद मिलता है। सर इस बारे में ज़रा बताइए। स्कूल टाइम में मैं खुद एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, जिसको क्या बैक बेंचर कहेंगे। तो मैं वो बैक बेंचर था जो ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता था, टीचर्स को उसमें कोई क्वालिटी नहीं दिखती थी, लेकिन एक इच्छा थी कुछ करने की। क्या करना है पता नहीं था, तो जो एनर्जी थी वो एक सही डायरेक्शन में ना जा करके बदमाशियाँ करने में, दूसरों को तंग करने में, उसमें व्यर्थ जा रही थी। तो जब मेरे को पता चला कि क्या करना है, तो मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। फिर एक दिमाग में आया कि जब मैं स्कूल में लड़ाइयाँ करने में एक्सपर्ट हूँ, वो मेरी पहचान है, तो इसी को क्यों ना अपनी यूएसपी बनाई जाए। और मैंने फोर्स ज्वाइन करने का निश्चय किया। क्या करना है कोई गाइडलाइंस में कुछ नहीं, लेकिन जहाँ कहते हैं कि चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। और मैं बीच में ये बोलना चाहूँगी संजय सिंह जी से कि कहते हैं कि कोयले की खान से ही हीरा निकलता है ना अंकित। तो ये झारखंड से है, जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड तो एक पूरा कोयला का खदान है। बिल्कुल। तो आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि कोयले की खान से एक हीरा आज हमारे साथ है स्टूडियो में 71वें हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ, और आई होप कि ये जो इंटरेक्टिव सेशन हम लोग कर रहे हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए, न सिर्फ युवाओं के लिए, बाकी हम लोगों के लिए भी और पूरी पीढ़ी के लिए भी। ये आपने बिल्कुल बहुत सही कहा, और साहित्य टाइम्स भी खुश है कि जिस इतने अच्छे इतने जवान हमारे स्टूडियो में आए हैं हमारे साथ इंटरेक्शन सेशन के लिए, तो हम सभी बहुत खुश हैं इस चीज़ को भी लेके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आपके बारे में कि आपने 2003 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को सुरक्षा भी प्रदान किया। तो उसके बारे में बताइए कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए उस समय। एसपी जी में डेपुटेशन पे राज्य पुलिस के लोग और सेंट्रल आर्म पुलिस के पर्सनल आते हैं। साइकोलॉजिकल, रिटेन और डिफरेंट टाइप के टेस्ट के द्वारा एसपीजी में वो सेलेक्ट होते हैं। फिर उनको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग को करने के बाद उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। इसमें काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिलता है, इसमें आपका सोच विकसित होता है, आपको डिफरेंट टाइप का कई देश में जाने का मौका मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। वो मुझे मिला, और जो कि मेरे व्यक्तित्व को भी निखारने में सहायक साबित हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2009 से 2012 तक आप अटारी वाघा बॉर्डर में थे, तो आप हमें वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि वहाँ पे क्या माहौल रहता है, कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ एकदम पास में पाकिस्तान भी है, तो वहाँ से हमारा रिलेशन कैसा है। वाघा बॉर्डर पे दोनों फोर्सेस बीएसएफ और रेंजर का आपस में जो रिलेशन है वो कॉर्डियल होता है। हर महीने मीटिंग होती है दोनों तरफ के कमांडर की। जो कंपनी कमांडर है दूसरे तरफ के कंपनी कमांडर को कभी बुला सकता है और कभी भी मीटिंग कर सकता है। जब सारे रास्ते हर जगह बंद हो, तो वाघा बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा पीस के लिए टॉक होती है। दोनों फोर्सेस के रिलेशन कॉर्डियल है। इवन रात दिन जब चाहे तो
दोनों फोर्सेस में कोई भी चाहे तो मीटिंग कॉल करके मीटिंग बात कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से इंडिया का जो संबंध है वो सही नहीं है, टेंस है बहुत, तो वो हमें यहाँ लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंस है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो कमांडेंट है, वहाँ के जो फोर्सेज हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, वो साथ रहते हैं? वाघा बॉर्डर पे रिलेशन कॉर्डियल है। अच्छा संजय जी, मुझे ये जानने के लिए बहुत आतुरता होती है जब भी कि आप जब बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, वाघा बॉर्डर पे, तो आपका कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, कोई बिटर एक्सपीरियंस जैसे, या फिर कोई ऐसी आपको एक बात बतानी हो जैसे, हाँ कोई इंसिडेंस है या कुछ ऐसी विशेष कोई घटना आपको याद आती है कि जो हम दर्शकों के साथ शेयर कर सकें? वाघा बॉर्डर तो अपने आप में एक हैपनिंग जगह, दिन भर में 1 या 10 घटनाएं होती है। मैं वहाँ 4 साल रहा तो रोज़ कोई ना कोई घटना होती थी। तो वहाँ पे मेनली है कि कई लोग गलती से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। मेरे टाइम में भी कई लोग आए, तो हमने उनको अप्रीहेंड किया और फिर देखा कि उनकी कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, तो मैंने बहुत सारे लोगों को फिर पाकिस्तान में वापस कर दिया। अच्छा, और एक बात शेयर करना चाहेंगे अंकित, मैं जानना चाहती हूँ पर्टिकुलरली कि क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे बॉर्डर पे कैसे बॉर्डर क्रॉस कैसे कर सकते हैं? बाय ट्रेन है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, एक नई फिल्म आई थी उसमें बाय ट्रेन, बाय बस, कैसे मतलब आना जाना कैसे? 3 तरह से लोग वहाँ करते हैं। 3 तरह का वीजा होता है, बाय ट्रेन, बाय बस और पैदल भी लोग आते जाते हैं। अच्छा, पैदल कैसे जाना है, मतलब पैदल कैसे आवागमन होता है? वो वहाँ पे इमिग्रेशन वाले और डिफरेंट एजेंसी जो कि इमिग्रेशन का काम करती है, सारी कस्टम इमिग्रेशन वगैरह का काम होता है, वो BSF केवल सिक्योरिटी देती है। और उसमें हमारा ये वीज़ा या कुछ ऐसा? हाँ, वीज़ा वगैरह चेक करना इमिग्रेशन और कस्टम वालों का काम है, वो काम करते हैं। BSF वहाँ पे जस्ट सिक्योरिटी की तरफ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये पैदल वाला शायद मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे लगा कि खाली रेल या बस। तो कुछ नया चीज इन्होंने बताया, कुछ हमारे आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि जो कमांडेंट होता है, जो सैनिक होता है, उन सभी को साहित्य से जुड़े होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। सुरक्षा बलों का काम आसान नहीं होता है। इसमें जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता हो, उसमें आपको बतलाया जाता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई आपका सैटरडे संडे नहीं होगा, आपकी ड्यूटी 24 घंटे की है, और हर कोई जानता है कि रोज़ जो है सो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम में गोली भी आपका स्वागत करने के लिए आएगी। और उस तरह के अपॉइंटमेंट लेटर को आप स्वीकार करते हैं, उस पर साइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिली होती है। और किसी भी काम में प्रेरणा देने का जो स्रोत है वो साहित्य है। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी से कई लोग इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने कई लोगों में वीरता भरी और उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन किया। तो साहित्य का ना सिर्फ सैनिक बनाती है, किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप जो आता है वो साहित्य से आता है। लोग साहित्य से प्रेरणा करते हैं और साहित्य से प्रेरित होकर के लोगों ने नए ऊंचे आयाम को छुआ है और आदर्श प्रस्तुत किया है। तो जिस तरीके से आपने बताया साहित्य के बारे में, तो हमारा चैनल का भी मानना है कि साहित्य समाज और संस्कार है। हमें अपने संस्कार और संस्कृति से जोड़े रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आप सभी के लिए। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है संजय सिंह। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं BSF डिप्टी कमांडेंट संजय सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि इनसे हम चर्चा कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, तो हमें ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि इनकी जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से इन्होंने बॉर्डर पे इतने अच्छे से कार्य किया और हमारे देश को सुरक्षा दिया, उसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। तो इसी बात पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये बॉर्डर के मतलब आप एयरबेस पे भी यू आर वर्किंग, साथ साथ आप जिस तरीके से बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, उसके बारे में बताइए कि बच्चों को किस तरीके से मदद मिलता है आपके काउंसलिंग सेशन से। हर बच्चा यूनिक होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, ज़रूरत है उसको सही दिशा देने की। जैसे कि मैं, लक्ष्य पता नहीं था, क्या करना है पता नहीं था, तो जब मैं सफल हुआ फिर मैंने सोचा कि वो हर बच्चे को मैं गाइड करूं जो भटक गया है, जिसमें पोटेंशियल है लेकिन क्या करना है पता नहीं। इसी उद्देश्य के तहत मैं स्कूलों में, कॉलेजों में जाता हूं और बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं कि आप आर्म फोर्सेस को अपना करियर बना सकते हैं, या दूसरे क्षेत्र में वो जाना चाहें तो जो मेरा अनुभव रहा है
उसके अनुसार मैं अपने तरफ से उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूँ, उनको प्रोत्साहित करता हूँ। पहली प्रायोरिटी होती है कि फोर्स ज्वाइन करें, दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहें तो मैं जो भी सहयोग हो वो मैं करता हूँ। और आप यूजीसी में भी जाते हैं, वहाँ भी प्रोफेशनल जो जितने भी सीनियर प्रोफेसर हैं उन्हें भी आप लेक्चर देते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, यूजीसी के डायरेक्टर ने मेरे को जो उनके प्रोफेसर्स का जो समर स्कूल, विंटर स्कूल जो होता है उसमें उन्होंने मोटिवेशनल लेक्चर के लिए कॉल करना शुरू किया। एक्चुअली वो अपने प्रोफेसर्स को दिखाना चाहते थे कि जो जिम्मेवारी उनकी थी बच्चों को मोटिवेट करने की या किताब लिखने की या वो, तो वो बोले एक फौजी कर रहा जिसे अलग काम है, वो अपने छुट्टियों के दौरान, अपने स्पेयर टाइम के दौरान वो स्कूलों में जा रहा, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है और एक किताब लिख रहा है, तो ये काम आपका था, कोई और कर रहा है। इस चीज़ को दिखाने के लिए यूजीसी ने मेरे को अपॉइंट किया। मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनको अपनी बुक के बारे में बतलाता हूँ, फोर्सेस के बारे में बतलाता हूँ कि क्या करियर है वो बच्चों को बतलाएं, और बच्चों को मैं किस तरह से मोटिवेट करता हूँ वो टिप्स उनको बताता हूँ कि इस तरीके से आप भी मोटिवेट कर सकते हैं। और यूजीसी का मानना है कि ये प्रोफेसर्स का काम है, उनका बेसिक काम है, तो प्रोफेसर्स को मोटिवेट करने के लिए यूजीसी मेरे को कॉल करती है। कुछ हमें भी टिप्स दीजिए हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों के बच्चों को, कि अगर हमारे बच्चे युवान हैं जो भी है जो जाना चाहे उनके लिए क्या टिप्स हो सकती है, जो ज्वाइन करना चाहे आर्म फोर्सेस, बेसिक टिप्स पहले कहाँ से शुरू करें? फोर्स ज्वाइन करने के सबसे पहले तो आपको विल होनी चाहिए कि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल टफनेस का जॉब है कि वही लोग सस्टेन कर पाएंगे जो मेंटली टफ है। फिजिकली आप फिट नहीं भी हैं तो ट्रेनिंग के द्वारा आपको फिजिकली फिट कर लिया जाएगा। वो जज्बा होना चाहिए, जिसे मैंने कहा कि साहित्य वो जज्बा पैदा करता है, समाज करता है, आपका चैनल भी कर रहा है। तो सबसे पहले आपका तो गोल होना चाहिए, ना ही सिर्फ फोर्स में जा करके आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप देश की तरक्की के लिए कर रहे हैं, आप में देशभक्ति का जज्बा है, तो आप सैनिक हैं। आपके किसी भी काम से देश प्रोग्रेस करता है, वो टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, कोई भी काम है, तो आप इस देश के सैनिक हैं जो कि देश को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं यही चीज़ बतलाता हूँ लोगों को। जहाँ तक टिप्स की बात है तो हर वो बात जो हमारे देश को एक कदम आगे या आगे बढ़ाने का ध्येय भी रखती है, वो सफलता का टिप्स है। कहाँ से शुरू करें? लेकिन अगर कोई चाहता है 18 साल का लड़का या लड़की कि मुझे आज उसकी चाहना जगी है ये प्रोग्राम देख के कि मुझे फोर्सेस ज्वाइन करने, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? इसकी क्या कोई प्रतियोगिता, ये जो हम बोलते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह, वो होती है या डायरेक्टली क्या करना होता है एक्चुअली? इसमें है कि अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में, तो 12 के बाद एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, साल में 2 बार होता है, हर 6 महीने पे। आफ्टर 12 साइंस बैकग्राउंड वाले एनडीए के थ्रू फोर्सेस में जा सकते हैं। जिनका साइंस नहीं है वो सीडीएस करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस के थ्रू फोर्सेस में जा सकते हैं। उसके लिए साइंस कंपलसरी नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। और यूपीएससी इसका एग्ज़ाम लेती है और सीडीएस का एग्ज़ाम भी हर 6 महीने पे होता है। रिटर्न के बाद इसमें एसएसबी होता है और मेडिकल होता है, उसके थ्रू जा सकते हैं। जो लोग अगर वो डिफेंस में नहीं आ सकते हैं, तो जैसे कि मेरा एनडीए या सीडीएस में नहीं हुआ, तो मैंने सेकंड ऑप्शन के रूप में बीएसएफ चुना। तो बीएसएफ या सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब में जाने का सेकंड है आपको सीएपीएफ का एग्ज़ाम 3 लेवल पे होता है। अगर आप एज ए कांस्टेबल जवान जाना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल, क्वालिफिकेशन 10th, फिजिकल, रिटर्न और होता है। उसमें रिटर्न स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेती है, रिटर्न होने के बाद फिर फिजिकल फोर्सेस लेती है, फिर मेडिकल होता है और सिलेक्शन सारी फोर्सेस के लिए सेंट्रलाइज होता है। बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सारी फोर्सों में आप जा सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद 2 लेवल पे एंट्री है, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट। सब इंस्पेक्टर के लिए फिर रिटर्न एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेती है, उसमें रिटर्न पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है, तो रिटर्न फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेती है, साल में 1 बार होता है। और ये सारी फोर्सेस के लिए फिर अगेन बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी के लिए होता है। अगर आप फिर रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद फिर इंटरव्यू और मेडिकल होता है, और उसके बाद आपकी चॉइस के अनुसार और आपके मेरिट के अनुसार आपको डिफरेंट फोर्सेस में ज्वाइन करवाता है, जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो तीसरी लेवल एंट्री है वो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की है। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन मस्ट है, इसका रिटर्न एग्जाम यूपीएससी लेती है।
यूपीएससी में रिटर्न देने के बाद फिर फिजिकल डिफरेंट फोर्सेस लेती है, किसी फोर्स में आपका फिजिकल लिया आ सकता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और मेडिकल के बाद आप एज ए असिस्टेंट कमांड ज्वाइन कर सकते हैं। 13 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर आपका जॉब शुरू होता है। संजय जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने बुक भी लिखा है, आप ऑथर भी रह चुके हैं शॉर्टकट टू सक्सेस के, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बंदूक, आप ये कैसे मैनेज करते हैं दोनों एक साथ? जब मैं पढ़ता था तो बचपन में मेरे टीचर या फिर घर वाले भी कहते थे, रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी फेमस कविता है कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम लोगे या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव या कि तन में शक्ति अजय अपार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। तो मैं कहता था कि मैं दोनों लूँगा, तो लोग हंसते थे, बोलते थे संभव नहीं है, लेकिन मेरी जिद थी, मेरी इच्छा थी कि मैं दोनों लूँ, और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोनों के साथ न्याय करूँ। बीएसएफ में अपनी कर्तव्यों को निभा रहा हूँ, साथ मैंने शौक में एक पुस्तक लिखी, शॉर्टकट टू सक्सेस, सफलता का शॉर्टकट, और फॉर्चुनेटली ये बुक बेस्ट सेलर हो गई। वो जिद थी कि दोनों चीज़ लिया आ सकता है। तो इस मानव मस्तिष्क की क्षमताएं अनलिमिटेड है, इसको कोई मेजर नहीं कर सकता है। तो इसके साथ कलम या तलवार के साथ तीसरी चीज़ भी संभाल सकते हैं। ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, आपके विल पावर की। तो वो मेरी इच्छा थी जो मैं पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका बुक सक्सेस हुआ है, सफलता की स्टोरीज। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि आपने लिखा है कि समाज ने एक सूची बनाई हुई जो लड़कों के लिए है कि लड़के ये कर सकते हैं, ये कई लंबी सूची है, लेकिन जिस तरीके से आज की लड़कियां जो हैं वो सूची को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि वो हर तरीके के कार्य करे, चाहे वो जेट प्लेन उड़ाना हो या बॉर्डर पे खड़े होकर अपने देश की रखवाली करना, वो हर चीज़ कर रही हैं। तो इसके बारे में ज़रा संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को। ये मिथक तोड़ने का काम बहुत पहले से हमारे वीरांगनाओं ने किया है। रानी लक्ष्मीबाई ने जो वीरता को उदाहरण पेश किया, तो वो किसी पुरुष से या किसी शक्तिशाली योद्धा से कम नहीं है। तो आज की लड़कियां भी कर रही है, लेकिन अब जिद वश हम कहें कि नहीं मानते, तो इसको बार बार प्रूफ किया। पिछले साल ही हमारे 3 लड़कियों ने, भावना उन्हें, जो फाइटर प्लेन कहा जाता था कि ये लड़कियों की बस की बात नहीं है, G-फोर्स प्लस G-फोर्स माइनस G-फोर्स, इसके लिए फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो उन्होंने साबित किया है कि फिजिकली लड़कियां लड़कों से किसी मायने में कम नहीं है। तो ये बार बार साबित होता रहा है, समाज न माने, लेकिन फैक्ट है भगवान ने भेदभाव नहीं किया, ये भेदभाव हम लोगों ने किया हुआ। कई कंट्री ने तो वोट देने से बैन कर रखा है, वहाँ पे कौन सा शारीरिक एक था, तभी तो सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार हुआ। या घर में भी हम भेदभाव कर देते हैं कि उनको निर्णय लेने में मान लेते हैं कि वो अच्छा निर्णय नहीं कर सकती है। तो ये भेदभाव हमारा बनाया हुआ, समाज का बनाया हुआ, ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया है, और इसको महिलाओं ने, लड़कियों ने बार बार साबित किया है, और जब भी जरूरत पड़ेगा तो साबित होता रहेगा। तो फिर आपकी इतनी सफलता का श्रेय आप किसको देते हो? ये जायज़ बनता है ये क्वेश्चन पूछना हमारे लिए कि इतने सफल है, तो आपका श्रेय किसको जाता है आपकी सफलता का? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। हर किसी के लालन पालन में जो संस्कार होते हैं, हर किसी को माता पिता से मिलते हैं, और समाज का योगदान होता है। आप शादी कर लेते हैं तो बहुत बड़ा योगदान आपकी बेटर हाफ जिसको बोलते हैं आपकी वाइफ का होता है, उसके बाद आपके बच्चों का योगदान होता है। तो इसमें किसी एक को श्रेय दे करके कि इसके कारण सक्सेसफुल हुआ तो नहीं, तो हर के समाज में हर किसी का योगदान होता है। आपके दोस्तों का होता है, आपके टीचर्स का होता है, तो आप किसी एक को नहीं कर सकते हैं। कोई एक आदमी कोई खुद नहीं बन सकता, कोई समाज नहीं बना सकता, या कोई एक चीज़ नहीं है कि मैंने बना दिया। तो किसी व्यक्ति के, किसी के सफलता का योगदान में हर बहुत से लोगों का हाथ होता है, और कई लोग कई बार आपको पता भी नहीं होता है कि उसका भी योगदान है, तो कई बार तो पता भी नहीं होता है। तो फिर इसमें एक लोगों को नहीं योगदान होता है। और जो कहते हैं कि आपका, मैं समझ गया कहना चाहती कि हर किसी सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं उसमें एग्री हूँ कि मेरी माँ का हाथ है, मेरी वाइफ का हाथ है, मेरी बेटी का हाथ है, और मतलब कि जितने सारे जो लोग हैं, मेरी बहन का हाथ है। तो हर किसी का जो है ना, जो कि एक आदमी से कोई भी आदमी नहीं बन सकता, उसमें पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का, कई लोगों का योगदान होता है, और कई लोगों के योगदान के बारे में हमें पता भी नहीं होता।
कुछ। तो संजय जी, जिस तरीके से आप समाज की बात करें तो आपने समाज के लिए एक अच्छा कार्य किया है अपनी किताब को पब्लिश करके। तो ज़रा अपनी किताब के बारे में बताइए कि ऐसी क्या सक्सेस स्टोरी और ऐसा क्या मंत्र है उस किताब में जो लोगों ने बहुत सराहा है। सबसे पहले इस किताब को मैंने इंग्लिश में लिखा था। अच्छा। फिर किसी ने बताया कि इंग्लिश में इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं और जिन लोगों को इस किताब की ज़रूरत है वो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। फिर मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनकी ज़रूरत है। ये किताब सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय, बड़े सपने और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हम ठान लेते जिद कि जिस चीज़ को हम जिद कर लेते हैं आप अचीव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे दिमाग से बढ़ानी है, हमारी सोच से बढ़ानी है। किसी भी चीज़ का निर्माण पहले सोच में होता है, कल्पना में होता है, फिर वो वास्तविकता में आता है। चाहे वो हवाई जहाज़ का निर्माण हो या फिर कोई अन्य आश्चर्य चीज़ होगा। तो इसी चीज़ पे आधारित एक किताब है और इसके सक्सेसफुल होने में दिखता है कोई भी किताब ऐसे बेस्टसेलर नहीं होती है। मैं इस किताब के बारे में 2 लाख स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। आपको आपने बताया था कि मैं 350 से ज़्यादा स्कूलों में जा चुका हूँ, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, अलग अलग इंस्टीट्यूट में गया। जब भी मैं अपनी छुट्टी अपने खाली टाइम में जाके लोगों को बतलाया, सेमिनार्स किए, वर्कशॉप किए। तो अगर इसका आप कन्वर्जन रेट देखें तो अभी तक इसकी 15,000 कॉपियाँ बिक चुकी है। 6,000 छपरी उसमें ऑलमोस्ट बिके थे। तो अगर 20,000 कॉपी माने तो 2 लाख स्टूडेंट और फिर और भी कई लाख लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद कन्वर्जन रेट 10% भी नहीं है। तो सफलता तो सबको दिखती है कि बेस्ट सेलर हो गई, लेकिन उसके पीछे का प्रयास वो बहुत ही पेनफुल होता है। लोगों को कन्विंस करना, बतलाना, और जब लोगों को पता चला इसमें कि नहीं इसमें वो हैं इंग्रेडिएंट कि जिसको क्या फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो फिर ये बुक की सेलिंग मल्टीप्लाई होती गई। इसकी ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसे कुछ तो मोटिवेशनल रहता ना कि मुझे जैसे आप तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे हो और ये एक लेखक, 2 अलग अलग आइडेंटिटी है, तो कहीं ना कहीं तो आपको कहीं प्रेरणा मिली होगी कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, शॉर्टकट टू सक्सेस। जब मैं छुट्टियों में घर आता था तो लोग अपने बच्चों को लेके आते थे, बोलते थे कि इसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए 5 मिनट में। हर किसी को जल्दी है, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, तो बोलते थे 5 मिनट में मोटिवेट कर दो कि बेटा तुम्हारी तरह। क्योंकि मैं एक मजदूर का बेटा, कोलफील्ड में मेरे फादर कोयले में मजदूर थे, मैं फोर्स में क्लास 1 अफसर बना। तो बोलते थे बेटा बस 5 मिनट का टाइम दे, तो 5 मिनट कुछ समझा दो, कोई मंत्र डाल दो, कोई जड़ी बूटी दे दो कि ये भी सक्सेसफुल हो जाए। तो वैसा कोई मंत्र तो होता नहीं, ना ही इस किताब में कोई ऐसा मंत्र है, कोई शॉर्टकट है। तो वो शॉर्टकट मैंने अपने बुक के माध्यम से, अब कोई आता मैं कहता हूँ किताब पढ़ ले, फॉलो कर ले, पक्का बनेगा, गारंटी है। तो ये किताब मैं देता हूँ कि बेटे को दे दे और इसकी फॉलो, इसमें अगर 2% चीज़ें फॉलो कर लेता है तो सक्सेसफुल हो जाएगा। और 5 मिनट नहीं, ये काम मेरा भी वो सेकंड में आता है। मैं कोई किताब देता हूँ तो वो जो मतलब जो चीज़ें थी जो मैंने स्ट्रगल किया, तो वो जो आते लोग ना 5 मिनट के अंदर के मंत्र दे दो, तो सारे मंत्र मैंने उस सेकंड में डाल दिए, देने में सेकंड लगते हैं, तो उसमें हेल्पफुल होती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कार्यक्रम इंटरेक्टिव सेशन देख के बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे विद इंटरेक्शन हौसलों की उड़ान पे। तो जैसा कि आपने कहा कि छुट्टियों में आप किताबें लिखते हैं, काउंसलिंग सेशन चलाते हैं, तो मतलब आप क्या तरह के प्रिपरेशंस करते हैं? क्योंकि आपका एक अलग दिनचर्या होता है आर्मी के जो बीएसएफ का जो आपका चलता समय और कार्यकाल, जब उसके बाद छुट्टी के समय पे आपका अलग दिनचर्या होता है, तो आप किस तरीके से दोनों को मैनेज करने में? छुट्टी के दौरान जैसे कि मोस्टली मैं लोगों को बतलाता हूँ कि हाउ टू फेस द इंटरव्यू के टिप्स देता हूँ। अच्छा। तो अपनी ज़िंदगी में 17-18 बार इंटरव्यू तो मैंने फेल किया है। तो उससे हर बार जो मैंने सीखा अपने आप को, हर बार लोगों ने कहा कि नहीं मतलब कि इम्पार्शलिटी होता, लेकिन मेरा मानना था नहीं, कमी मेरे में, उसको मैं दूर करूँगा। तो वो लर्निंग प्रोसेस था, तो जो मेरे को सीखने में काफ़ी टाइम लगा। मैं फॉर्चुनेट था कि मैं अपनी वो कमियाँ दूर कर पाया। तो वो जो क्वेश्चन, हर इंटरव्यू में लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक आंसर देख के 2 आदमी सिलेक्ट नहीं हो सकता है। तो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग उनकी पर्सनालिटी पे क्या आंसर फिट करता है वो बताता हूँ। जिससे कि लोगों को मैं एक चीज़ खास करके बताता हूँ कि कोई भी इंटरव्यू या वाइवा चल रहा हो तो निकलने वाले से हर कोई पूछता क्या क्वेश्चन पूछा गया,
फिर उसका आंसर तक तैयारी करके अगला आता है। हर कोई पूछता, मैं भी पूछता था, आप लोग पूछते होंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। और ये फैक्ट है कि हर इंटरव्यू में करीब करीब वही 10 क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है, वही पूछे जाते हैं, लेकिन एक आंसर दे करके। तो मैं बच्चों को खास करके एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, एक आदमी सिलेक्ट होकर के बाहर निकला, कंफर्म हो गया कि ही इज सिलेक्टेड। उसने पूछा कि क्या पूछा गया, तो उसने कहा कि पूछा गया कि बाजार में तुम्हें 2 लोग पीट रहे हैं, तुम क्या करोगे। तो मैं कहा कि मैं भाग जाऊंगा। तो और वो सिलेक्ट हो गया। तो बोला ठीक है। तो ये क्वेश्चन गया, तो इससे भी वही क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू बोर्ड ने कि तुम्हें बाजार में 2 लोग पीट रहे हैं तो तुम क्या करोगे। तो इसने भी वही जवाब दिया बिना सोचे समझे कि मैं भाग जाऊंगा। लेकिन जबकि उसने अपने बायोडाटा में लिखा था हॉबी कराटे, बॉक्सिंग, स्विमिंग, एंड ही वाज 6.5 फीट टॉल, वेल बिल्ट अप बॉडी। ओके। और तो मैं पूछता हूँ बच्चों से, क्या वो सिलेक्ट हो पाएगा आंसर दे करके, कि जिसकी हॉबी कराटे हो, जिसका इतना बढ़िया बिल्ट हो, और उसको 2 साधारण से लोग पीटने लगे तो भाग जाएगा। तो नकल नहीं चलती है, क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, लेकिन उसी क्वेश्चन के हर लोगों का उसकी पर्सनैलिटी, हॉबी, नॉलेज, स्किल के अनुसार डिफरेंट आंसर होगा। तो इस तरह के टिप्स मैं लोगों को बतलाता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर। कोई क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी पर्सनैलिटी पे कौन सा आंसर सूट करता है, उसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, हाउ टू प्रिपेयर। और इन्हीं चीज़ों को जो मैंने फेस किया, जो अपने आप में सुधार लाया है, ताकि दूसरों को उसको फ़ायदा मिल सके, तो वो मैं बतलाता हूँ। तो संजय जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आज हमारे देश में बहुत सी परेशानियाँ हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो ईव टीजिंग हो, या कितनी भी भ्रष्टाचार, जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अभी टेररिस्ट भी बहुत, टेररिज्म हो रहा है हमारे देश में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो आप अगर चाहें तो किस तरीके से आप ये चेंजेस हमारे देश में ला पाएँ कि वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश से दूर हो पाए? शुरुआत तो हर किसी को अपने घर से करनी पड़ेगी। हाँ। घर में माँ बाप के भी 2 पैरामीटर होते हैं, बेटे के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, अपने बेटे के लिए अलग और पड़ोसी के बेटे के लिए अलग। हम लोग नकाब ओढ़कर जी रहे हैं। जब तक हम अपना पैरामीटर सिंपल नहीं करेंगे, एक स्टैंडर्ड का नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि आज क्रांति हो, देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि उसका बेटा भगत सिंह बन करके फांसी पर चढ़े। कोई नहीं चाहता कि उसका बेटा फोर्स में जाए और वो लड़े। हर कोई चाहता है कि अपनी ज़मीन हमने पाकिस्तान से वापस लेनी है, पीएको को वापस लेना है, लेकिन मेरा बेटा फौज में नहीं जाना चाहिए। पड़ोसी का बेटा जाए, उसका बेटा जाए, मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से आपने ईव टीजिंग कही। जब हमारी बेटी बाहर जाती है तो घर वाले भी पूछते भी करते, कहाँ जा रही हो, कितने बजे लौटना, उस पर कंट्रोल है। शायद हम अपने बेटे से नहीं पूछते हैं कि तुम शाम के बाद इतनी लेट क्यों लौट रहे हो, किससे मिले थे, कहाँ गए थे। जिस दिन हम ये कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, अपने बेटों पर नज़र रखना शुरू कर देंगे, तो दूसरी समस्या ईव टीजिंग वाली है। तो हम कंट्रोल तो सिर्फ बेटियों कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने आप सब कुछ चेंज हो जाए। तो ईव टीजिंग वाली समस्या का मेरा समस्या यही है कि हम बेटियों की जगह बेटों को अगर कंट्रोल करें, उनसे पीछे कहाँ गया था, कहाँ मिलना, उन पर नज़र रखें कि वो क्या कर रहा है, जो कि शायद हम नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक है कि भ्रष्टाचार, तो ये लालच का ही दूसरा रूप है। हमने अलग पैरामीटर बना रखा है। कोई आज हमने सारे पैरामीटर छोड़कर पैसे को पैरामीटर बना लिया कि उसके पास कितना पैसा है वही सक्सेसफुल है। हम बायकॉट वैसे लोगों का नहीं करते हैं जो गलत ढंग से पैसे कमा रहे हैं। अगर हम करना शुरू करें कि उसने गलत ढंग से पैसे कमाए, उसकी शादी में हम नहीं जाएंगे, उसको हम ऑनर नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्ट्ररी हम उसको ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा है। अगर कोई लाखों रुपया खर्च किया तो लोग नहीं पूछते आते कि पैसा कहाँ से आया, आपका ये गलत पैसा है, मैं आपकी पार्टी नहीं अटेंड करूँगा। जिस दिन इस तरह की सोच आएगी और जब हम सिंपल लोगों को जो कि साधारण ढंग से पार्टी कर रहे हैं, तो उनका मजाक उड़ाने की जगह हम उनको ऑनर करना शुरू करें। और वैसे लोग जो पैसे को अरबों रुपये शादी में उड़ा रहे हैं, उसको महिमा मंडित कई चैनल्स कर रहे हैं, इतने की शादी हुई, इतना खर्च हुआ, ये हुआ, उसको महिमा मंडल क्वेश्चन किया जाए कि इतना पैसा क्यों आया। अगर आपका पैसा 1 नंबर का भी है तो आपने इसको जो समाज हित में न ला कर, देश हित में न ला करके ऐसो आराम के लिए उड़ाने का जो अपराध किया है, उस पर क्वेश्चनिंग करें और समाज का ये नज़रिया होगा तो मतलब भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ ना होगा। हम सिंप्लिसिटी को बढ़ावा दें, साधारण रहने वाले लोगों के विचारों पे उनका हम ये करें, तो उसको छोड़ के हमने एकमात्र पैरामीटर बना लिया पैसा। जिसके पास ज़्यादा पैसा, सफलता का भी हमने दूसरा नाम पैसा दे दिया है। पैसे वाले को वैल्यू देना, उस पैसे को वैल्यू देना भ्रष्टाचार का यही कारण है।
जी। आपके इस जो सोच है वो, उसके लिए मैं सबसे पहले काबिल तारीफ सोच है आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से इन सभी भ्रष्टाचारों और जितनी मुसीबतों से हमारा देश रहित हो पाएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर सोच की बात करें, लेकिन आज के जो जवान हैं, बच्चे हैं, वो जिस तरीके से आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि उन्हें एडमिशन चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना है, हमारे देश के लिए लड़ना है। तो आप उन सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन सभी जो बच्चों हैं जो who want to be into army, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने आप को फिजिकली फिट करें, फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। उसके अलावा जो फोर्सेस के एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आज भी आर्मी में करीब 10,000 के आसपास ऑफिसर्स की वैकेंसी खाली है। पारामिलिट्री में रोज़ वैकेंसी निकल रहा है, भर्ती होते जा रही है, लेकिन हमें उस लेवल के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। वो माइंडसेट है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास जुनून है, देश के लिए कुछ जज्बा है और जिनका लक्ष्य एडवेंचर है, यहाँ आपको मिलेगा वो चीज़। लेकिन जो लोग पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, उनके लिए करियर नहीं है। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि हम फोर्सेस में जाए कैसे। तो मेरा अभियान इसलिए है, मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से लोग बता रहा हूँ कि फोर्सेस में बहुत वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत भी नहीं है। आप थोड़ी सी तैयारी के साथ फोर्सेस में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिस्पेक्टेड करियर है। जो जवान की जो सैलरी वो बिल्कुल न्यूनतम सैलरी है, लेकिन जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, कहीं वो बताता है कि मैं सोल्जर हूँ, तो जो उसको प्रतिष्ठा मिलती है शायद किसी दूसरे जॉब में नहीं मिल सकती है। ना ही दूसरे जॉब वाला इतने फख्र से बता सकता है कि मैं इस देश का सिपाही हूँ। आपको सिपाही को अगर 18-20 हज़ार तनख्वाह मिलती है, जो कि बड़े आसानी के साथ आप कोई भी दूसरे ना, आप एक सैलून खोल के 50-60 हज़ार रुपये महीने बाल कटिंग करके कमा सकते हैं, लेकिन आप वो इतनी इज्जत नहीं कमा सकते हैं जो एक सैनिक को इस देश में मिलता है। तो अगर आप में वो जुनून है, वो जज्बा है, आप चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रूफ करें, तो पारामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री, आर्मी, नेवी आपके लिए सही जगह है। तो फिर आपके जुनून और जज्बे को हम सलाम करते हैं सबसे पहले बिल्कुल, तो, सबसे पहले सलाम। और हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं अपने आप को। आपके लिए तो ये गर्व की बात है कि आप सैनिक हो, लेकिन आपके आसपास जितने हम लोग जो बैठे हैं, हम भी आज बहुत गर्व महसूस करते हैं। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं इनको जानती हूँ। हाँ, और अब हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम इन्हें जानते हैं। मेरी नज़र में जो भी आदमी देश के प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है, देशभक्ति की भावना रखता है, वो सैनिक है। जिसके किसी भी स्टेप से देश थोड़ा भी प्रगति करता है या प्रगति का पोटेंशियल बनता है, वो हर आदमी सैनिक है। जरूरी नहीं कि हर आदमी सेना में हो, जो भी देश के लिए सोचता है वो सैनिक है। तो आप लोगों की सोच कि इस देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार कैसे मिटे, ये आपका जज्बा दिखाता है कि हमारा देश आगे बढ़े। आप बाकी लोगों से पूछते हुए मेरे से भी पूछा आपने आइडिया, तो आप भी हमारे नज़र में एक सैनिक ही हैं जो कि इस देश को आगे ले आने के लिए, इस रक्षा के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। तो सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरा आशा है कि हमारे दर्शक आपको, आपकी जो स्पीच है, आपकी जो सोच है, उसे देख के बहुत ही सराहेंगे और पसंद करेंगे, और आपको ज़रूर सलाम भी करेंगे। तो ऐसे ही प्रोग्राम हमारा साहित्य टाइम्स आप सभी को हमेशा दिखाता आ रहा है, और भी कई सारे प्रोग्राम्स आपको साहित्य टाइम्स ज़रूर दिखाएगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग साहित्य टाइम्स, क्योंकि अपनी बातें अपने द्वारा अपने लोगों के लिए, क्योंकि साहित्य समाज और संस्कार है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हम फिर लौटेंगे और भी अलग कार्यक्रमों के साथ। तो देखते रहिए आपका अपना साहित्य और टाइम्स। हम कंक्लूड करते हैं जय हिंद के साथ। करें जय हिंद बोल के करें कंक्लूड। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।